नमस्कार। आपने ये बर्थ डिटेल दी है 13 अगस्त 1987 दोपहर के 1:22 पर हुआ है इनका जन्म। आइए देखते हैं हस्तरेखा के बाद इनकी कुंडली में कौन से ग्रहों की स्थितियाँ किस प्रकार की हैं और वो इनको जीवन में क्या दे रही हैं। क्योंकि हस्तरेखा में जितने भी हाथ के अंदर रेखाएं हैं, क्रॉस बनते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो वर्तमान परिस्थितियों को ज़्यादा शो करती हैं कि व्यक्ति के जीवन में चल क्या रहा है, वो हस्तरेखा है। इनकी कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न और मीन राशि की कुंडली है। वृश्चिक लग्न मंगल का लगन है और मंगल का लगन व्यक्ति के अंदर एनर्जी देता है, क्योंकि मंगल स्वभाव से एनर्जी वाला ग्रह है, जोश वाला ग्रह है, साहस वाला ग्रह है। शास्त्र के अनुसार मंगल को सेनापति कहा जाता है। मंगल आपके लगन का मालिक है और मंगल दशम भाव में बैठ के लगन को वापस दृष्टि देता है। इसको कहते हैं व्यक्ति जीवन में साहसी है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखता है। व्यक्ति जीवन में कठिन परिस्थितियों से आगे निकलने में सक्षम है, या कह सकते हैं अपने बल पे कुछ करने में सक्षम है। वृश्चिक राशि एक गोपनीय राशि कहलाती है। इसको राशि को मैं गोपनीय और जल तत्व राशि कहता हूँ। शास्त्र के अनुसार यह राशि स्वभाव के अंदर गोपनीयता देती है। व्यक्ति अपनी बातें हर किसी से बहुत आराम से शेयर नहीं करता। अगर किसी को लगता है कि इसने मुझे अपनी पूरी बात बताई है, तो बहुत सारी बातें उनके मन में ऐसी रहती हैं जिनको वो छुपा जाते हैं या किसी को बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते। हो सकता है उनको किसी पे इतना बिलीव ना होता हो, विश्वास ना रखते हो कि मैं इसको ये बात बताऊं, मेरी बात का मजाक तो ना उड़ाएगा या मेरी बात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। वृश्चिक राशि एक गोपनीय राशि है। वृश्चिक का मतलब होता है स्कॉर्पियो यानी बिच्छू। स्वभाव के अंदर दंश लगाना, यानी मौका मिलने पर अपनी बात को कहना, मौका मिलने पर जहर उगलना या मौका मिलने पर कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। क्योंकि मंगल लग्नेश होकर लगन को देख रहा है, इसलिए व्यक्ति डरता तो है नहीं, बेवजह किसी से इलझता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कुछ भी कहा तो उसको जवाब देने में पीछे नहीं हटता। अब लग्नेश लगन को देखे तो ये स्वास्थ्य के तौर पे भी ठीक है कि बीमारी होगी तो व्यक्ति इस बीमारी से जीत जाएगा, परिस्थितियाँ आएंगी नेगेटिव, उनसे भी जीत जाएगा। लगन में शनि है। तीसरे घर का मालिक लगन में हो तो तीसरा घर होता है साहस का, हॉबीज़ का, शौक का। तीसरे का मालिक लगन में हो तो व्यक्ति घरेलू कामों में दक्ष होता है, कुछ और भी क्रिएटिविटी उसके जीवन में आती है। तीसरे का मालिक शनि जैसा ग्रह हो के लगन में मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट हो तो व्यक्ति स्वभाव में साहसी तो है ही है, अड़ियल भी हो जाता है। स्वभाव में गंभीर रहता है, हर किसी से बहुत आसानी से घुलना मिलना इनको नहीं आता, क्योंकि शनि के तो स्वभाव में ही गंभीरता है। लेकिन मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उथल पुथल जीवन में चलती ही रहती हैं। चौथे घर का मालिक होके भी शनि लगन में बैठा है। ये भूमि जमीन जायदाद का सुख देता है, रहने के लिए मकान का सुख साधन देता है। वहीं शनि तीसरे घर के मालिक होके भी बैठे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि व्यक्ति को आपने कोई बात समझाई, उसने आपके सामने वो बात कही, हाँ जी ठीक है समझ में आ गई, लेकिन मन में वो बात अभी भी चलती रहेगी और मौका मिलने पर उस बात से संबंधित स्थितियाँ सामने आएंगी कि एक बार आप कह के देखो कुछ उनके लिए या उनके परिवार के लिए कुछ भी, फिर देखना व्यक्ति किस प्रकार से सामना करना शुरू कर देता है। तो जहाँ मंगल और शनि का संबंध लगन में बन के व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं देता है, तो वहीं ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन में स्वभाव से अपने मन की करने वाला बनाता है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा मानसिकता का मालिक होता है। मन का मालिक चंद्रमा मीन राशि में जल तत्व राशि में बैठा है। राहु केतु अक्ष पे है, मंगल से दृष्ट है। और शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मनसोजात। चंद्रमा के ऊपर जैसे ग्रहों का प्रभाव, मानसिकता वैसी। चंद्रमा के ऊपर राहु केतु का प्रभाव, मंगल से दृष्टि, तो मानसिकता नकारात्मक, सोच नकारात्मक, गुस्सा क्रोध की प्रवृत्ति लगातार जीवन में देखी जाती है, चिड़चिड़ाहट देखी जाती है, मन असंतुष्ट रहता है, मन के अंदर लगातार किसी न किसी प्रकार से असंतुष्टि जाहिर होती है। और जब चंद्रमा के साथ राहु हो तो ये
नेगेटिविटी ज़्यादा देता है। आप किसी भी चीज़ के लिए सोच सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पर शक कर सकते हैं, वो भी योग इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। केतु 11th हाउस में बैठा है, मरकरी के बुध के साइन में, बुध यहाँ है, तो केतु तो ठीक है, केतु तो फ़ायदा दे सकता है। केतु सोर्स ऑफ इनकम लगातार किसी न किसी साधन से जातक को देता ही रहता है। बृहस्पति को स्त्रियों की कुंडली के लिए पति कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति कुंडली में छठे घर में है, दूसरे और पांचवें का मालिक होकर यहाँ बैठा है। यह स्थिति धनदायक तो है, लेकिन धन के संचय लायक नहीं। यानी व्यक्ति को जीवन में अगर पैसा मिला तो किसी न किसी कारण से उसका जीवन में वो पैसा खर्च हो जाता है, लंबे समय तक उसके पास वो पैसा टिक नहीं पाता है। दूसरे घर का मालिक होकर बृहस्पति वापस धन भाव को देखता है, तो व्यक्ति जहाँ पे पैदा हुआ वहाँ से भी पारिवारिक स्थितियाँ ठीक हैं, जहाँ पर आया है वहाँ से भी पारिवारिक स्थितियाँ ठीक हैं। बृहस्पति का संबंध छठे घर से बैठ के दशम भाव से बनता है। व्यक्ति कैपेबल है, योग्य है खुद के बल पर जीवन में कुछ कमाने के लिए, करने के लिए। बृहस्पति पंचमेश होकर छठे घर में है। सप्तांश कुंडली में भी बृहस्पति 12वें घर में पहुंचा है, बुध और के साथ राहु केतु के साथ पहुंचा है। यह स्थिति संतान प्राप्ति में समस्या देने में सक्षम है। संतान अवश्य होगी, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को संतान में देरी होती है, परेशानी होती है, मिसकैरेजेस भी लाइफ में होते हैं, गर्भपात हो जाते हैं, फिर उसके बाद संतान उनको अंततः हो ही जाती है। सूर्य शुक्र बुध का संयोग। अब सूर्य दशमेश हैं, बुध एकादशेश हैं, शुक्र सप्तमेश है। कहने को तो ये 9वें घर में बैठा हुआ एक राजयोग है कि 9वें भाव में जब राजयोग बने तो परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति जरूर ऐसे परिवार के अंदर रह रहा है जहां उसको सुख साधन मिल रहे हैं। परिवार के लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि आपको सभी प्रकार की सुख सुविधा दें, कि अगर वो कोई सुख सुविधा ले रहे हैं जीवन में तो वो स्वयं आपको भी वो सुख सुविधा दें। लेकिन उसको अपनी मानसिकता से आप किस प्रकार से स्वीकार करते हैं वो बात अलग है, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते। उनको जितना दे दिया जाए उनको कम लगता है, या आपको कुछ दे दिया, किसी और बहन बेटी को कुछ दे दिया तो आपके मन में वो बात आ गई, उसको वो दे दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे तो वो चाहिए था। तो ऐसा भी स्वभाव ऐसे लोगों के भीतर देखा जाता है। और जब स्वभाव कुंडली में इस प्रकार के हों तो मैं व्यक्तियों से यही कहता हूँ, देखिए ये आपको बाई बर्थ मिला है, आपका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन व्यक्ति अपने कर्मों से जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। अगर व्यक्ति को पता लग जाए कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे शुगर का रोग है, डॉक्टर ने कहा है तली भुनी चीज़ नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है, मैदा की चीज़ नहीं खानी है, बासी फूड नहीं खाना है, तो आप उन सब चीज़ों को कर्म से सॉल्व कर सकते हो कि ताज़ा भोजन खाओ, अच्छा भोजन खाओ, बेकार की चीज़ ना खाओ, तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, शुगर ख़त्म भी हो जाएगी। वही सेम चीज़ है कि हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बता दिया, तो आप उन सब चीज़ों से जीत सकती है, उन सबसे निकल के बढ़ के आगे चल सकती हैं। नवमांश कुंडली को मैरिड लाइफ के लिए देखते हैं। और बहुत बार मैंने देखा है जब राहु केतु एक्सेस लगन और सप्तम भाव के ऊपर आता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। ये बेवजह किसी न किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में तनाव या टेंशन के संकेत देता ही रहता है। ये कॉम्बिनेशन किसी न किसी बात को लेकर प्रॉब्लम देता है। मंगल की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि दूसरे घर पर आ रही है। इसका मतलब है कि ये वो कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आपको अपनी भाषा शैली पर कंट्रोल रखना चाहिए। सेकंड हाउस नवमांश का पीड़ित हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्गूमेंट्स कराता है, दोनों तरफ से बराबर आर्गूमेंट्स रहते हैं, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं रहता, लगातार कोई ना कोई बोलते ही रहते हैं। तो वो भी एक नकारात्मक चिन्ह मुझे इस कुंडली में दिखाई दिए। शुक्र की महादशा आपको चल रही है, अभी शुक्र की दशा नवंबर 2027 तक चलेगी। सप्तम का मालिक शुक्र भाग्य स्थान में है, परिवार से जितना मुमकिन हो पा रहा है परिवार वाले आपको दे रहे हैं, आपके भाग्य से उतना आपको मिल रहा है। वहीं शुक्र नवमांश कुंडली में पीड़ित है, वहाँ ये छठे घर में गया है, द्वादशेश सूर्य के साथ गया है, शनि केतु के पापकत्री योग में भी है। ये कॉम्बिनेशन है जो मन की असंतुष्टि के कारण हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम देता है। एक तरफ मैंने आपके हस्बैंड की कुंडली भी देखी, उनकी कुंडली में काम को लेकर असंतुष्टि है क्योंकि उनका समय अच्छा नहीं चल रहा, उनकी दशा इतनी अच्छी नहीं चल रही, उनके जीवन में डिसीजंस कुछ खराब रहे। वहीं दूसरी तरफ आपकी हॉरोस्कोप है, वो भी इस प्रकार की चिंता को दर्शाती है। और जब परिस्थितियां घर में ऐसी हों तो ज़रूर कहते हैं कि घर में 2 बर्तन हैं वो आपस में खटकेंगे, आपस में बजेंगे। परिवार के जो बड़े हैं वो आपको संभालते हैं, सजोते हैं कि आप जीवन में प्रॉब्लम ना करें, शांत रहें, परिस्थितियाँ आई हैं जीवन में ख़त्म हो जाएंगी। वही चीज़ मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कि आपके हाथ में भी वो सब दिखाई दिया, आपकी कुंडली में भी वो सब दिखाई दिया। मैं समझता हूँ आपको संतुष्ट बहुत ज़्यादा रहना चाहिए।
कोशिश करें पति और पत्नी बहुत अच्छा तालमेल मिला के चलें, एक दूसरे पर संयम रख के चलें, क्योंकि कठिन समय ये अभी है, जीवन भर का कठिन समय नहीं है। मैंने उनकी कुंडली और आपकी कुंडली देखी तो कंपेयर वाइज करूँ तो मुझे आपकी कुंडली मेंटली तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं दिखाई दी। एक तरफ हस्बैंड काम से परेशान है, दूसरी तरफ वाइफ की हॉरोस्कोप में अगर ऐसे कॉम्बिनेशन मिले तो मैं उनको यही कहता हूँ बार बार कि भैया परिस्थितियों को संभालो, जीवन में लड़ने झगड़ने से, सेपरेट होने से, तलाक होने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आप अपनी गलतियाँ हैं। ईश्वर जब आपको पैदा करता है तो आपके भोग के साथ पैदा करता है। आपने पिछले जन्म में क्या किया, पिछले जन्म में आपने किसी को सताया, परेशान करा, तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। चाहे शारीरिक रूप से भोगें, मानसिक रूप से भोगें, आर्थिक रूप से भोगें, व्यवहारिक रूप से भोगें, पारिवारिक रूप से भोगें, वैवाहिक रूप से भोगें, कैसे भी, लेकिन प्रॉब्लम आपको किसी न किसी रूप में मिल ही जाती है। तो उन प्रॉब्लम्स का सामना करें। इस वर्ष, इस जन्म के कर्म आप अच्छे रखें तो आप जीवन में बहुत आगे उठ सकते हैं, चल सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपकी कुंडली में काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दी हैं। देखिए, मेडिटेशन आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है। आप योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, वॉकिंग करें, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप दिन का, सुबह का कम से कम आधा पौना 1 घंटा इसी चीज़ के लिए दें, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी जल्दी उठना पड़े। भगवान शिव के मंदिर जाइए, सोमवार के सोमवार वहाँ शिव जी को जल चढ़ाइए। रोज़ाना नियम से आप रुद्राष्टकम का पाठ करेंगी। रुद्राष्टकम आपको गूगल से मिल जाएगा। कम से कम 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करो। एक बार रुद्राष्टकम में 8 श्लोक होते हैं, तो लगातार 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करो। दूसरा, शाम के समय देवी कवच का पाठ करो। दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ आपको शाम के समय करना है। तो जो मेडिटेशन बताया है वो करना है। रुद्राष्टकम के 3 पाठ सुबह को करने हैं। शिव मंदिर रोज़ आ सकें तो रोज़ जाएं और शाम के समय देवी कवच का पाठ करें। ये पाठ करने से जैसे जैसे समय चलेगा, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर लगातार अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। आप अपने जीवन में सभी चीज़ों के लिए बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो पूजा पाठ मैंने आपको बताई है वो आपके पति के लिए भी बहुत बेहतर है। आपके पति के जीवन में भी बहुत अच्छी स्थितियों को ला सकती है, उनके कार्य धंधे को, व्यवसाय में तरक्की कर सकती है। उपाय करेंगे तो आपको जीवन में अवश्य खुशियाँ मिलेंगी। नमस्कार।